हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लेकर एक खास बड़ी अपडेट सामने आई है। दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड की तरफ से कैंडिडेट को डिप्लोमेंट ऑफर लेटर आने शुरू हो गए हैं। अब जिनको भी ये ऑफर लेटर मिले हैं उनके लिए निश्चय ही यह एक अच्छी अपडेट है। तो फिर हमने वीडियो के थंबनेल में ये क्यों लिखा है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़ी निराश कर देने वाली अपडेट सामने आई है। इसका कारण हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। फिलहाल के लिए तो हम आपसे बस इतना कहना चाहेंगे कि अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं तो वीडियो आपके लिए अंत तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जॉब ऑफर लेटर अपने साथ केवल जॉब मिलने की खुशी ही नहीं लाए हैं बल्कि अपने साथ निगम के 15 टर्म एंड कंडीशन की लिस्ट भी लाए हैं। और दोस्तों, किसी भी पोस्ट पर ज्वाइन करने से पहले आपको इन टर्म एंड कंडीशंस के बारे में जानकारी होना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आपका ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने जॉब ऑफर लेटर के ऊपर। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है डिप्लोमेंट ऑफर लेटर, जो कि हरियाणा स्किल एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड हरियाणा की तरफ से कौशल भवन माजरी चौक सेक्टर 3 पंचकुला से ये जारी किया गया है। उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट की पर्सनल डिटेल है जो कि हमने सिक्योरिटी पर्पज से हाइड कर दी है। यहाँ आपको ऑफर लेटर जारी होने की तारीख, उसका ऑफर लेटर नंबर, कैंडिडेट का आईडी नंबर, कैंडिडेट का नाम और उसकी फैमिली आईडी नंबर वगैरह देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड को ये बताते हुए प्रसन्नता है कि आपका जो चयन है वो 14/1/2022 से लेकर 31/3/2022 तक एज ए सिक्योरिटी पर्सन यानी कि एक सुरक्षा कर्मी के रूप में एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस हेल्थ केयर में की गई है। मंथली पेमेंट आपकी 15,309 रुपये रहेगी, जिसमें कोई ESIC और EPF शामिल नहीं होगा। यानी यहाँ पे जो इनकी पोस्टिंग हुई है केवल 2.5 महीने के लिए ही हुई है। इसके बाद यहाँ पे आप आगे चलेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि ज्वाइनिंग से पहले डिपार्टमेंट की कुछ कंडीशन है जो कि इस प्रकार हैं। तो दोस्तों, कंडीशंस के बारे में बात करने से पहले हम आपको कुछ वर्ड्स हैं जो कि इस पूरे ऑफर लेटर में बार बार रिपीट होंगे, तो उन वर्ड्स का मीनिंग आपको जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि मैन पावर, डिप्लॉयड और आपकी इंडेंटिंग यूनिट। तो दोस्तों, जितनी बार भी मैन पावर यहाँ पे यूज होगा, मैन पावर का मतलब है कि जो भी कैंडिडेट हमारा सेलेक्ट हुआ है ज्वाइनिंग के लिए, उसके नाम के स्थान पर या फिर उसको कैंडिडेट बोलने के स्थान पर यहाँ पर मैन पावर वर्ड का यूज किया गया है। इसी प्रकार से डिप्लॉयड का मतलब है तैनातगी यानी कि पोस्टिंग, ठीक है। इसके अलावा इंडेंटिंग यूनिट आप उस विभाग को मानेंगे जहां पर आपकी ज्वाइनिंग कराई गई है या फिर जिस विभाग में आपकी ज्वाइनिंग होनी है। तो दोस्तों, जहां पे भी मैन पावर आ जाए आप समझ जाना कि यहाँ पे कैंडिडेट के बारे में बात की जा रही है। तो सबसे पहली कंडीशन में यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमारा कैंडिडेट है किसी भी विभाग में उसकी ज्वाइनिंग की अवधि 1 साल से अधिक नहीं होगी, यानी कि आपकी जो ज्वाइनिंग यहाँ पे हो रही है केवल 1 साल के लिए आपको यहाँ पे अपॉइंट किया जा रहा है। उसके बाद नंबर 2 पर यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी पोस्टिंग यानी नियुक्ति का यह प्रस्ताव आपको नियुक्त करने वाली इंडेंटिंग यूनिट यानी कि वो विभाग जहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग होनी है उसके द्वारा आपके पद के अनुसार तय की गई योग्यता यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस और अन्य डॉक्यूमेंट के सत्यापन के अधीन होगा। यानी कि अगर आपके पास आपके जॉब रोल के अनुसार योग्यता, वर्क एक्सपीरियंस या अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट जो कि विभाग ने डिसाइड किए हैं वो अगर आपके पास नहीं होंगे तो आपकी ज्वाइनिंग नहीं कराई जाएगी। उसके बाद नंबर 3 पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे ही हमारे कैंडिडेट को यह ऑफर लेटर प्राप्त होगा उसके तुरंत बाद जो हमारा कैंडिडेट है वह अपने ओरिजिनल आधार कार्ड, अपने परिवार पहचान पत्र ID, अपनी क्वालिफिकेशन से जुड़े अपने सभी दस्तावेज और उसके अलावा अपना ओरिजिनल वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर जो उनकी इंडेंटिंग यूनिट होगी वहां पर वो रिपोर्ट करेंगे। यानी कि जिस भी विभाग में उनका चयन किया गया है वहां पे उनको रिपोर्ट करना जरूरी है। उसके बाद नंबर 4 पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारा डिप्लॉयड मैन पावर है यानी हमारा वो कैंडिडेट जिसका सिलेक्शन हो गया है उस कैंडिडेट को अपना ज्वाइनिंग लेटर मिलते ही 15 दिन के अंदर अपनी इंडेंटिंग यूनिट में शामिल होना जरूरी है। यदि कोई कैंडिडेट ऐसा करने में सक्षम नहीं है या कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं कर पाता है तो जो उसकी ज्वाइनिंग है वो कैंसिल कर दी जाएगी। तो दोस्तों, नंबर 4 में हमें बताया गया कि अगर हमने 15 दिन के अंदर अपनी ज्वाइनिंग नहीं की तो हमारा जो ऑफर लेटर है वो हमारा कैंसिल कर दिया जाएगा।
अब नंबर 5 में इससे आगे का प्रोसेस बताया गया है। जब कोई कैंडिडेट अपने पहले ऑफर लेटर पर अपने इंडेंटिंग यूनिट में रिपोर्ट नहीं करता है तो उसको 3 महीने के लिए बैन कर दिया जाएगा, यानी कि आने वाले 3 महीने तक उसको अगला कोई जॉब नोटिफिकेशन नहीं दिया जाएगा। उसके बाद अगर हमारे सेम कैंडिडेट को दूसरा ऑफर लेटर जारी किया जाता है और दूसरा ऑफर लेटर पर भी वो ज्वाइनिंग नहीं लेता है तो उसको 12 महीने यानी कि 1 साल के लिए पोर्टल पर बैन कर दिया जाएगा। 1 साल के बाद जब कैंडिडेट को तीसरा ऑफर लेटर जारी किया जाएगा और अगर वो तीसरे ऑफर लेटर पर भी अपनी ज्वाइनिंग नहीं करता है तो ऐसे में जो हमारा जो कैंडिडेट है उसको पोर्टल से परमानेंटली स्थायी रूप से बैन कर दिया जाएगा। तो यानी कि आपको ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पर 3 बार चांसेस दिए जाएंगे। अगर तीनों चांसेस आप मिस कर देते हैं तो आपको पोर्टल से परमानेंट बैन कर दिया जाएगा, आपको आगे से कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। उसके बाद बारी आती है नंबर 6 की। तो नंबर 6 पर यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमारा डिप्लॉयड मैन पावर है, यानी कि जो हमारा कैंडिडेट है जब उसकी पोस्टिंग का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो जो हमारा कैंडिडेट है वो खुद को पक्का करने या फिर उसकी पोस्ट का जो जॉब रोल है उसका जो समय है उसको बढ़ाने के लिए या फिर इसी प्रकार के किसी अन्य परिणामी लाभ को पाने के लिए किसी भी प्रकार का दावा करने का पात्र नहीं होगा। यानी अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में आप ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको इस तरह का कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा कि इन फ्यूचर आप इस चीज के लिए क्लेम करें कि हमें पक्का किया जाए या फिर हमारी जो सर्विस है उसका टाइम बढ़ाया जाए। उसके बाद नंबर 7 पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी तो पोस्टिंग के कार्यकाल के दौरान कैंडिडेट को समय समय पर छुट्टी दी जाएंगी। लेकिन इसके अलावा अगर हम एक्स्ट्रा छुट्टी करेंगे तो उसका जो चार्ज है वो हमारी मंथली सैलरी से काटा जाएगा। यानी कि आपके जो ज्वाइन का जो कार्यकाल रहेगा उसके अंदर अगर आपको कोई इमरजेंसी छुट्टी की रिक्वायरमेंट है आपको तो जो हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी हैं वो आपकी छुट्टियां अप्रूव करेंगे और अप्रूव्ड छुट्टी से अगर आप 1 दिन की भी एक्स्ट्रा छुट्टी आप लेते हैं तो उसका जो चार्ज है वो हमारी मंथली सैलरी से काटा जाएगा। उसके बाद नंबर 8 पर यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमारा आवेदक रहेगा अगर वो ज्वाइनिंग कर लेता है तो सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार समय समय पर उनको टीए और डीए दिया जाएगा, यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस और डाइटिंग अलाउंस दिए जाएंगे यदि आवेदक किसी ऐसी पोस्ट पर नियुक्त है जिसमें उसको पोस्ट से जुड़े कार्यों के लिए ट्रैवलिंग करने की जरूरत पड़ती हो तो। यानी कि टीए और डीए आपको दिया जाएगा, लेकिन टीए और डीए आपको तभी दिया जाएगा जब आप किसी ऐसी पोस्ट पे हैं जिसमें आपको विभाग के किसी काम से आपको ट्रैवलिंग करना पड़ता है, तभी आपको ये ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, अदरवाइज आपको कोई अलाउंस इसमें इस तरह का नहीं मिलने वाला है। उसके बाद नंबर 9 पर यहाँ पे लिखा गया है नियुक्त किया गया कैंडिडेट ईपीएफ, ईएसआईसी और लेबर वेलफेयर फंड जैसी सुविधाओं का हकदार तभी होगा अगर उसके जॉब पोस्टिंग के अनुसार ये सुविधाएं लागू होती हैं तब। यानी कि यहाँ पे हर किसी को ईपीएफ, ईएसआईसी और लेबर वेलफेयर फंड की जो सुविधाएं हैं वो आपको नहीं दी जाएंगी। उसके बाद नंबर 10 पे यहाँ पे लिखा गया है कि जिस भी इंडेंटिंग यूनिट यानी कि जिस विभाग में आपकी ज्वाइनिंग होगी और उस विभाग में आपकी जो पोस्ट के अनुसार अगर कोई ड्रेस कोड या कोई आई कार्ड इशू वहां पर किया गया है तो वो आई कार्ड और ड्रेस कोड आपको फॉलो करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसे में जो विभाग का जो परिसर है उसमें आपको प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। उसके बाद नंबर 11 में यहाँ पे लिखा हुआ है कि नियुक्ति के बाद आप अपनी सर्विस में जो भी काम करेंगे इंडेंटिंग यूनिट द्वारा आपके कार्य पर निगरानी रखी जाएगी, यानी कि जो आपका विभाग है वो आपके कार्य पर निगरानी रखेगा, उसका सुपरविजन करेगा कि आप काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद नंबर 12 पर यहाँ पे लिखा गया है कि जो हमारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम है यानी कि जिनकी तरफ से हमारी ज्वाइनिंग के लिए निर्देश दिए गए हैं उसको इस प्रकार से लगे हुए व्यक्ति के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। उसके बाद नंबर 13 पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ज्वाइनिंग के बाद अगर आपका जो परफॉर्मेंस असंतोषजनक होगा या फिर आप अपना काम करने में आनाकानी करते हैं यानी कि आप अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं तो ऐसा करने के पीछे आपसे एक उचित कारण बताने का आपको एक अवसर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा करने का कोई उचित जवाब नहीं दे पाते हैं तो आपको आपकी पोस्ट से हटा दिया जाएगा। यानी कि कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपको 1 साल के लिए अपॉइंट कर लिया गया है तो आप काम करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप काम ठीक से नहीं करेंगे तो आपको बीच में भी हटाया जा सकता है।
उसके बाद नंबर 14 पर लिखा गया इंडेंटिंग यूनिट को किसी भी परिस्थिति में या किसी भी उद्देश्य के लिए मैन पावर यानी कि कैंडिडेट का नियोक्ता नहीं माना जाएगा। यानी कि आप भले ही हरियाणा सरकार के किसी विभाग में आप काम करेंगे, लेकिन आप कर्मचारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माने जाएंगे, ना कि उस विभाग के जहां पर आप काम कर रहे हैं। इसीलिए इंडेंटिंग यूनिट आपके द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यानी कि आप अपने उस विभाग पर किसी भी प्रकार का दावा नहीं कर सकते हैं। लास्ट में नंबर 15 पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पास आवश्यकता पड़ने पर मैन पावर यानी कि कैंडिडेट को हरियाणा के किसी भी दूसरे स्थान पर नियुक्त करने का अधिकार रहेगा। यानी कि आवश्यकता पड़ने पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम आपको हरियाणा के किसी भी स्थान पर किसी भी विभाग में भेज सकता है। लास्ट में इस ऑफर लेटर पर आवेदक की स्वीकृति मांगी गई है, जिसमें कि लिखा गया है कि मैंने ज्वाइनिंग से पहले ऑफर लेटर पर लिखे गए सभी नियम और शर्तें समझ ली हैं और मैं इन सभी नियमों और शर्तों को मानने के लिए तैयार हूं। मैं XYZ इंडेंटिंग यूनिट में काम करूंगा और XYZ पर्सन को मैं अपना नॉमिनी के रूप में यहाँ पर नामांकित करना चाहूंगा। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे कैंडिडेट के सिग्नेचर हो जाएंगे और डेट में उसको उस दिन की डेट लिखनी है जिस दिन वो ज्वाइन करेगा। तो दोस्तों ऑफर लेटर में कुल 15 कंडीशंस आपको दी गई है। अगर आप इन कंडीशंस से एग्री करते हैं तभी आपको हरियाणा कौशल रोजगार निगम में नौकरी पर रखा जाएगा। अब यहाँ बात आती है आपके सवालों की। यहाँ पर आपके काफी सवाल आपके क्लियर हो गए होंगे, जैसे कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में ज्वाइनिंग कैसी होगी, कितने साल के लिए होगी और नौकरी मिलने पर वो परमानेंट होगी या नहीं होगी, और अगर कोई फेक वर्क एक्सपीरियंस लेटर लगा देता है तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम वालों को कैसे पता लगेगा कि उसने फेक सर्टिफिकेट अपना लगाया है। पोस्टिंग हमारी कहाँ पे होगी, EPF और ESIC जैसी सुविधाओं के लाभ हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इस तरह के तमाम सवालों के जवाब आपको इस ऑफर लेटर ने खुद ही दे दिए हैं। इसीलिए वीडियो की स्टार्टिंग में हमने आपसे कहा था कि जो नई अपडेट है वो निराश करने वाली है। दोस्तों ऑफर लेटर जारी होने के बाद अब जो नए सवाल यहाँ पे पैदा होते हैं उनमें से सबसे पहला और जरूरी सवाल ये है कि इतनी भागदौड़ जो हम कर रहे हैं, क्या हम 1 साल की नौकरी पाने के लिए कर रहे हैं? क्या केवल 1 साल रोजगार मिलने पर हरियाणा से बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी? और अगर ऐसा हो सकता है तो वो कैसे संभव होगा? इसके अलावा जब हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया गया था तो सभी को बताया गया था कि EPF और ESI जैसी बेसिक सुविधाएं सभी को दी जाएंगी। अब ऐसे में ऑफर लेटर के अंदर EPF और ESIC सुविधाएं मिलेंगी इफ एप्लीकेबल कहने से विभाग का क्या अभिप्राय है? ऐसे ही बहुत सारे सवाल आपके मन में भी आ रहे होंगे। तो आपके जो भी सवाल है आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। आपके जवाब जैसे ही हमें मिलेंगे हम आपके जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आप में से किसी के पास इन सवालों के जवाब हैं तो वो भी अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि आपके द्वारा शेयर की गई जानकारी सभी को मिल सके। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो भविष्य में भी ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल सरल जानकारी को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट जरूर करें। आपसे जल्दी मुलाकात होगी जानकारी से भरी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रयास करते रहें, कामयाबी जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।